नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इमसा क्लासेस में। साथियों, यह हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिलेबस बताया था, दूसरी क्लास में हमने वैदिक शिक्षा के बारे में बताया था और आज की क्लास में मैं आप सभी को वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था के बारे में बताऊँगा कि वैदिक काल में गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत कैसे प्रवेश होता था, कैसे प्रवेश के बाद शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और कितने प्रकार के जो पाठ्यक्रम थे, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। चैनल पहला विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था। चूँकि हमने पिछली क्लास में आपको वैदिक काल के बारे में बताया था, तो वैदिक काल में एक चीज़ भी छूटा हुआ था। उसमें हमने आपको उसमें 2-3 चीज़ें बताई थी, लेकिन जैसे कि वित्त और प्रशासन की व्यवस्था हमने बताया, ठीक है। और उसमें एक चीज़ भी बाकी था, वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, चूँकि वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आप जानते ही हैं, ठीक है। आपने बीएड प्रथम सेमेस्टर में पाठचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, अच्छे समझा हुआ था, तो मुझे उसको समझाने की आवश्यकता लग नहीं रही कि मुझे समझाना हो, ठीक। तो हम बात करेंगे, हमने कहा कि ये जो वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था, यह 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक। पहला है प्राथमिक स्तर और दूसरा था उच्च स्तर। इन दोनों स्तर का पाठ्यक्रम क्या था, इसको हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा था। वैदिक काल में प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में भाषा, सामान्य ज्ञान एवं समान व्यवहार की बातों को स्थान दिया गया था तथा उत्तर वैदिक काल में नीति प्रधान कहानियों को जोड़ दिया गया। हमने पहले बताया आपको कि यह उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में, वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड होता है। तो जिसमें कि पूर्व वैदिक काल में सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है उस तरह की थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो इन सभी चीज़ों के साथ, मतलब पाठचर्या में भाषा था, सामान्य ज्ञान था, ठीक है, और समान व्यवहार था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में एक चीज़ में और जोड़ दिया गया, नीति प्रधान कहानी। चूँकि बालक कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। वीर शिवाजी थे, उनकी माता जी उनको रामायण महाभारत की कहानी सुनाती थी, वो सुनते थे और उनके अंदर वीरत्व का गुण आ गया। उनके जब कहानी सुनते थे तो उनका रोम रोम पुलकित होता था, ठीक है। तो कहानी का भी असर पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। अगर हम किसी को बस चोरी की, डकैती की कहानी सुनाएंगे, बच्चा चोरी ही बनेगा। लेकिन हम, चूँकि बालक कोरा कागज़ के समान होता है, आप जानते हैं बालक जो होता है उसका मानसिक पटल कोरा कागज़ समान होता है, जो हम उस पर लिखेंगे वही अमिट छाप उसके अंदर बन जाएगी, उसके दिमाग पर। तो वही कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में नीति प्रधान कहानियाँ, ठीक है, उनको भी स्थान दे दिया गया पाठचर्या में, ठीक है। यह तो होगी प्राथमिक स्तर की बात। अब हम बात करेंगे उच्च स्तर का पाठ्यक्रम कैसा था। उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में सामान्य एवं विशिष्ट, यह 2 भागों में बटा हुआ था उच्च स्तर का पाठ्यक्रम, सामान्य में और विशिष्ट में। देखेंगे क्या है, इस काल में संस्कृत, व्याकरण, धर्म व नीति प्रधान ज्ञान प्रदान किया जाता था। वैदिक काल में बात कर रहा है कि वैदिक काल में उच्च स्तर पर समान एवं विशिष्ट 2 भागों में बटा हुआ था यह उच्च स्तर का पाठ्यक्रम, और इसके अंतर्गत संस्कृत, व्याकरण, धर्म और नीति प्रधान ज्ञान प्रदान किया जाता था, ठीक। अब बात करेंगे कि अब ये जो 2 भागों में बटा हुआ था समान और विशिष्ट, इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे। तो आप देख सकते हैं, समान शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम, गुरुकुलों की व्यवस्था एवं गुरु सेवा की शिक्षा दी जाती थी। किन शिक्षा, किन चीज़ों की देखेंगे, व्यायाम की, गुरुकुलों की और गुरु सेवा की, ठीक है। गुरुकुलों की व्यवस्था कैसी हो, गुरु जी की सेवा कैसे की जाए, कब की जाए, व्यायाम करा। चूँकि बालक भी छोटा है तो उसको हम राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, तो उसको भी आधारभूत जो बेसिक चीज़ है आश्रम की, वो उसको पढ़ाई जाती थी। इसके बाद जब बालक विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करता है तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत उच्च स्तर में विशिष्ट शिक्षा, इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके बाद आपका है न्याय शास्त्र, पुराण, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, सैनिक शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। ये आदि जो विषय हैं वह हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आदि विषय सम्मिलित थे किस स्तर पे, उच्च शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत। क्योंकि उच्च शिक्षा में भी 2 प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी है। उच्च शिक्षा में क्या है, एक MA होता है और एक होता है रिसर्च, ठीक। तो रिसर्च अलग हो गया और मास्टर डिग्री क्या हो गई, अलग हो गई, दोनों उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ है। तो यही चीज़ कर रहा है
कि समान शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था, गुरु सेवा और विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये सभी विषय समाहित थे। यह तो हो गया प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम और उच्च स्तर का पाठ्यक्रम। लेकिन अगर इसी पाठ्यक्रम को हम प्रकृति के आधार पर देखें, इसके नेचर के बेसिस पे देखें, तो हम दो भागों में इसको बांटते हैं, ठीक है, प्रकृति के आधार पर। कौन कौन से? पहला है परा और दूसरा हमारा है अपरा। ठीक, परा का मतलब ये है कि जो कि क्या हो, इस भौतिक जगत से परे हो, यानी बाहर हो। और अपरा का मतलब ये है कि जो भौतिक जगत के, जो चराचर जगत हमारा संसार है, इसके अंदर ही हो। इसीलिए परा को आध्यात्मिक पाठचर्या भी कहा जाता है और अपरा को भौतिक पाठचर्या भी पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे परा के अंतर्गत क्या क्या है। देखिए, वैदिक साहित्य, ठीक है, जिसमें क्या है, वेद, वेदांग व उपनिषद हैं, धर्मशास्त्र व नीति शास्त्र, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन, यज्ञ आदि। ठीक है, यानी कि संध्या वंदन कैसे किया जाए, यज्ञ आदि कर्मकांड कैसे होंगे, उसके बाद ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है। ठीक है, वैदिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, इन सब का अध्ययन जो होता था वह परा पाठचर्या के अंतर्गत आता था, परा ज्ञान के अंतर्गत आता था। क्योंकि अपरा पाठचर्या के अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंक शास्त्र, जो आज हम अंक गणित पढ़ते हैं वह उस समय अंक शास्त्र था। ठीक है, कृषि, पशुपालन, सर्प विद्या। ठीक है, जो किसी को सर्प काट लिया तो काम आता था सर्प विद्या। कौशल, अब कौशल की भी शिक्षा दी जाती थी। कौशल में कौन कौन से कौशल? कताई, बुनाई, रंगाई, ये सभी कौशल के अंतर्गत आते थे। इन सब की शिक्षा दी जाती थी। कला की शिक्षा दी जाती थी। कला मतलब जैसे कि संगीत कला, शिल्प कला, ठीक है, नृत्य कला इत्यादि, इन सभी कला की भी शिक्षा दी जाती थी। तो यह हो गया हमारा वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्तर के आधार पर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर पे। और अगर प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो दो भागों में है, परा और अपरा। इसकी साथ ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गुरुकुल व्यवस्था की। ठीक, कि वैदिक काल में गुरुकुल व्यवस्था कैसी थी। नाम आपने सुना होगा, परिचित भी होंगे। आपने अगर रामायण महाभारत देखा भी है टीवी पे, तो आप परिचित होंगे गुरुकुल व्यवस्था कैसी थी। अच्छा, आप सभी कमेंट करके एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आज के समय में गुरुकुल व्यवस्था रहती, ठीक है, तो इस समय शिक्षा किस प्रकार की होती और जो छात्र हैं वह किस प्रकार से व्यवहार करते, इसे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा कैसी थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ये वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत स्वरूप, टोल, घटिका, चरण, चतुपथी समझेंगे हम। देखिए, अब हम वैदिक काल में जब प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे वह कितने प्रकार के होते थे, उनका स्वरूप कैसा था। ठीक, तो स्वरूप के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि 4 प्रकार के गुरुकुल की व्यवस्था थी। ठीक है, गुरुकुल प्रणाली में, ठीक, इसका स्वरूप कैसा था, 4 प्रकार का था। अब 4 में क्या क्या है? पहला हमारा है टोल। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो टोल नामक गुरुकुल था उसमें भाषा व साहित्य का अध्ययन कराया जाता, 2 चीज़ों का। किसका? भाषा का और साहित्य का। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है घटिका। ये घटिका जो गुरुकुल था, इसको भाषा व साहित्य के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी दिया गया था। ठीक है, किसका? भाषा का, साहित्य का और विशिष्ट शिक्षा का। ऊपर वाले में सिर्फ भाषा और साहित्य था, लेकिन जो घटिका नामक गुरुकुल में प्रवेश करते थे छात्र, वे 3 चीज़ों का अध्ययन करते थे, भाषा, साहित्य और विशिष्ट शिक्षा का। ठीक, आगे देखेंगे, तीसरा नंबर पर हमारा है चरण। अब इस चरण में क्या होता था कि किसी भी वेद के विशेष अंग का अध्ययन कराया जाता था। कोई वेद है, ऋग्वेद है, इसका एक विशेष जो भाग होता था, ठीक है, 4-5 जो भी विशेष भाग बनाए जाते थे, उसका अध्ययन कराता था किसी विशेष अंग का। ठीक, किसी भी वेद के विशेष अंग का। आगे देखेंगे, ये चतुर्पथी था। ध्यान देंगे, इसका नाम ही चतुर्पथी है। इसमें क्या होता था? इसमें चारों वेदों का अध्ययन, भाषा साहित्य का अध्ययन और राजकाज के नियमों की जानकारी दी जाती थी। यानी यह बृहद स्तर पर संचालित होता था, चतुर्पथी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक, कि सबसे जो छोटे स्तर पे क्या था? टोल था, और सबसे बड़े स्तर पे चतुर्पथी था। तो इस तरह से वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था में 4 प्रकार के गुरुकुल हमें मिलने हैं। ठीक,
4 प्रकार के गुरुकुल हमें मिलते हैं। अब गुरुकुल आपने देख लिया 4 प्रकार के हैं। अब देखेंगे इसमें प्रवेश होता कैसे था। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ब्राह्मण के बालक को 8 वर्ष में, क्षत्रिय के बालक को 10 वर्ष में, ठीक है, वैश्य के बालक को 12 वर्ष में प्रवेश दिया जाता था। जब प्रवेश हो जाता था तो जो बालक के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है वो गुरु जी की हो जाती थी। तो प्रवेश की बात आप ऐसे ही जान गए। बात है दिनचर्या की। दिनचर्या में कुछ है नहीं, बालक दिन में अध्ययन करते थे और शाम के समय में जा कर के भिक्षा मांग करके आते थे, और जिससे कि भोजन पानी की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। आश्रम में खाद्य संग्रहण का कार्य वो करते थे, जो भी वहाँ पे छात्र अध्ययन करते थे गुरुकुल व्यवस्था में। इसके बाद रात के समय में अपने गुरु जी का पैर दबा करके तब सोने जाते थे, ठीक है। तो यह बात हो गई दिनचर्या की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि परीक्षाएं व उपाधियाँ, ठीक, कि परीक्षा और उपाधि की बात की जाए तो देखिए आज के समय की तरह, जैसे आज क्या होता है, दीक्षांत समारोह होता है, उस समय दीक्षांत समारोह होता नहीं था, ठीक है, कि सबको एक जगह इकट्ठा करके सबको एक साथ डिग्री दी जाए, ऐसा नहीं होता था उस समय। उस समय क्या होता था देखेंगे, वैदिक काल में सफल छात्रों को वर्तमान की तरह कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाती थी, परंतु जो छात्र एक वेद या 12 वर्ष, ये ध्यान देंगे, ये मुख्य, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया है, जो छात्र एक वेद या 12 वर्ष सामान्य पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता था उसे स्नातक की उपाधि मिलती थी, ठीक है। जो छात्र 2 वेद या 24 वर्ष में अध्ययन करता था, 24 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करता था या 2 वेद का अध्ययन करता था, क्योंकि 2 वेद को अध्ययन करने में, कंठस्थ करने में 24 वर्ष का समय लग जाता था उस समय के हिसाब से, तो जो 2 वेद का अध्ययन करता था 24 वर्ष में उसे वसु की उपाधि मिलती थी। जो 3 वेद या 36 वर्ष का समय देता था, 36 वर्ष के बनाए हुए पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता था, उसे वसु की उपाधि मिलती थी, ठीक है। ध्यान देंगे दोनों में वसु हो गया है क्या? अच्छा 2 वेद है, इसमें वसु कर दिया गया है, नहीं वसु नहीं होगा, यहाँ पे रुद्र होगा। ये गलती हुई, यहाँ पे का पाठ्यक्रम पूरा करने पर वसु नहीं, यहाँ पे रुद्र होना चाहिए, ये गलती हुई है, पूरा करने पर रुद्र, ठीक, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, हाँ, रुद्र की उपाधि, ठीक है। उसके बाद जो 4 वेद या 48 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करते थे उन्हें हम आदित्य की उपाधि से सम्मानित करते थे। वैदिक काल के समय की बात है, यह गुरुकुल व्यवस्था के अंदर बात है कि 1 वेद, ठीक है, स्नातक, 2 वेद वसु, 3 वेद हैं तो रुद्र, 4 वेद हैं तो आदित्य, ठीक, ये उपाधियाँ मिलती थी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा प्रवेश कैसे होता था, दिनचर्या कैसी थी, और परीक्षाएं था, उपाधियाँ कैसी थी। अच्छा, उपाधि तो प्राप्त हो गई, डिग्री प्राप्त हो गई, अब हमें गुरुकुल छोड़ करके जाना है। तो जब हमें गुरुकुल छोड़ के जाना होता था, एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसको हम कहते थे समावर्तन समारोह, ठीक है। तो समावर्तन समारोह को मैं मुंह से ही बता देता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन। समावर्तन संस्कार में, संस्कार में कह रहा हूँ, समावर्तन जो समारोह होता था उसके अंतर्गत क्या होता था कि शिक्षा समाप्त होने पर यह समारोह का आयोजन किया जाता था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं समावर्तन समारोह। इसमें गुरु आदेश देता था अपने छात्रों को कि घर वापस अब आप लौट जाइए, आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, और अपने समस्त छात्रों को जिनका समावर्तन समारोह में, जिनको गुरुकुल छोड़ के जाना होता था, उनको वह उपदेश देता था, ठीक है, कि अध्ययन में कभी भी आलस्य नहीं करना, यानी कि आश्रम छोड़ देने के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई को रेगुलर जारी रखना, ठीक है। इसके बाद उनको वह कर्तव्य पालन की भी शिक्षा देता था कि आपके जो कर्तव्य हैं उनको भी आप पूरा करिए, ठीक है। गृहस्थ जीवन के प्रति जो कर्तव्य हैं, चूँकि बालक अब आपके 4 आश्रम होते थे, बताया था मैं, ठीक है। तो बालक जो था ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके अब गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने वाला था, इसलिए गुरुजी कहते थे कि गृहस्थ जीवन के प्रति जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का भी पालन करिएगा। और उन्होंने कहा कि 3 ऋण हैं, कौन कौन सी ऋण हैं? देव ऋण हैं, ठीक है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, और उसके बाद गुरु, ठीक है। ये देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, इन तीनों ऋणों को आप उतारने का प्रयास करिएगा, इसे मुक्त होने का आदेश वह देता था कि देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण से आप उत्तीर्ण हो जाइए, ऐसा कार्य करिए, ठीक है। यह आज के समय के दीक्षांत समारोह के जैसा ही होता था, ठीक। और एक बात ध्यान देंगे कि परीक्षा में पूछ दिया, आपके हाई लेवल का प्रश्न है कि दीक्षांत समारोह होने का वैदिक काल में दीक्षांत समारोह होने का वर्णन कहाँ पे मिलता है, जिसको आप लिखेंगे
तैत्तरीय, तैत्तरीय उपनिषद में हमें यह वर्णन मिलता है। ठीक है, उपनिषद, ठीक है, तो तैत्तरीय उपनिषद में वर्णन मिलता है कि दीक्षांत समारोह होता था गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत। तो आप इसके साथ इसका ले लीजिए तो समझेंगे कि किनारे रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षक की, कि शिक्षक की क्या भूमिका थी, शिक्षक किस प्रकार के थे, और शिक्षा की बात करने के बाद हम बात करेंगे उद्देश्यों की। ठीक है, उम्मीद है कि हो गया होगा। ठीक है, चलिए, चूंकि बिना शिक्षक के शिक्षा कार्य हो नहीं सकता, तो उस समय जो गुरु थे उनके भी प्रकार थे। जैसे गुरुकुल 4 प्रकार के थे, उस तो जो गुरु जी लोग थे वो भी 3 प्रकार के थे। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन थे उनको भी अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, इतना हो जाएगा। गुरु जी थे 3 प्रकार के, हमने बताया। ठीक, देखिए ध्यान देंगे अच्छे से, हेडिंग बना लेता हूँ, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक समझ जाइएगा, अच्छा लिखा हुआ है, चूँकि थोड़ा सी लिखावट मेरी अजीब रहती है। देखिए बात करेंगे शिक्षक की। देखिए वैदिक काल में सभी लोग शिक्षक नहीं बन पाते थे। जैसे आज के समय में क्या है, कोई इंटर पास किया, लगा जाके स्कूल में पढ़ाने, गुरुजी हो गया। ठीक, ऐसा नहीं था वैदिक काल में। वैदिक काल में अति विद्वान, सच्चरित्र वाला, जिसका चरित्र उत्तम हो, ठीक है, उत्तम आचरण वाला, उत्तम चरित्र वाला, धर्मपरायण, ठीक है, जो धर्म को मानता हो, धर्म के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा हो, ठीक, धर्मपरायण, सच्चरित्र वाला, अति विद्वान व्यक्ति ही शिक्षक बनता था। ठीक है, ये वैदिक काल में बात कर रहा हूँ। आज समय तो कोई शिक्षक बन जाए, कोई भी चौराहे पर लगता है ज्ञान देने। ठीक है, इन्हें समाज में जो गुरुजी लोग होते थे, इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ठीक है, आप जानते ही हैं। अब गुरुजी लोग जो थे, शिक्षक थे वैदिक काल में, इन्हें 3 नाम से हम जाना जाते थे। ठीक है, 3 नाम से हम जानते थे। वे नाम कौन कौन से हैं इनको नोट करेंगे। देखिए पहला नाम है सत्यजन्मा, सत्यजन्मा, ये बहुत ही मुख्य है, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, सत्यजन्मा का अर्थ होता है सत्य को जानने वाला। ठीक है, लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे, सत्य को जानने वाला। ठीक है, जो सत्य को जाने। ठीक, चूँकि हमने पहले ही कहा था कि जो व्यवस्था है वह आपकी धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने पहले कहा कि यह आपके धर्म से, कर्मकांड से, मोक्ष से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी इस समय। तो जो सत्य को जानना है, जानने वाला है, उसे हम कहते थे सत्य वेदा। आगे है, ठीक, सॉरी, सत्य जन्मा, विश्व वेदा आगे है। इसके बाद विश्व वेदा, ध्यान देंगे, विश्व वेदा, ये नाम आपने सुना होगा किसी मंत्र के उच्चारण में। ठीक है, अगर घर में पूजा पाठ होता होगा, आपके कोई ब्राह्मण आए होंगे तो विश्ववेदा का नाम जरूर लेते हैं। ठीक है, आगे है धिया वसु, धिया वसु। अब ये दोनों लोग क्या हैं इनको बता देता हूँ। देखिए विश्ववेदा नाम से पता चलता है कि जो विश्व का क्या हो, ज्ञानी हो, यानी कि इसको बोलते थे सर्वज्ञ। जो गुरु जी विश्ववेदा होते थे वे सर्वज्ञानी होते थे, सब कुछ जानने वाले होते थे। ठीक, और धिया वसु का मतलब है कि जिनकी बुद्धि ही धन हो। ठीक है, जिनकी बुद्धि ही धन हो। ठीक, यह बात हुई गुरु जी लोगों की, जिनकी बुद्धि ही क्या हो, जिनकी बुद्धि ही धन हो। ठीक, तो यह 3 प्रकार के शिक्षक थे उस समय, सत्यजन्मा, विश्ववेदा, धिया वसु। सत्य को जानने वाला, सर्वज्ञ, जिनकी बुद्धि ही धन हो। तो शिक्षक भी आप समझ गए होंगे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य लिख दिया है। ठीक है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की हम बात करेंगे। देखिए वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की बात करने से पहले डॉक्टर अल्टेकर के हम विचार देखेंगे। डॉक्टर अल्टेकर महोदय ने कहा कि वैदिक काल में ईश्वर भक्ति, ठीक है, ईश्वर की भक्ति तथा धार्मिकता, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, संस्कृति का प्रसार एवं संरक्षण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य व आदर्श थे। इन्होंने जो बताया, अगर इन्हीं की आप बात कर लें तो इन्होंने पूरी चीज़ों को अपने परिभाषा में समाहित कर लिया है। इन्होंने जो बात कही है, वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों को जो उन्होंने बताया है, इनके बताने के अनुसार सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। फिर भी इनका हम अलग अलग वर्गीकरण करके देखेंगे। देखिए मोक्ष की प्राप्ति उस समय की शिक्षा का
और मानव जीवन का एक अंतिम उद्देश्य था कि हम शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ठीक है, और यह तो इसका मुख्य उद्देश्य हुआ। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को या मानव को मोक्ष की प्राप्ति कराना। ठीक, आगे देखेंगे इसके अतिरिक्त भी शिक्षा के कुछ अन्य भी उद्देश्य थे वैदिक कालीन। क्या क्या थे? पहला था स्वास्थ्य संरक्षण, यानी कि बालक का स्वास्थ्य उत्तम हो इसके लिए उसमें व्यायाम भी कराया जाता था, जैसे मैंने बताया हुआ है। आगे है ज्ञान का विकास। ये कहा गया है ज्ञानम मनुष्यम तृतीय नेत्रम, यानी ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। कहा गया कि हम जो भौतिक जगत में हैं अपनी दोनों आँखों से भौतिक जगत की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत की चीज़ें हैं उनको हम अपनी दो आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र को खोलने के लिए हम जो बालक था वह गुरुकुलों में प्रवेश लेता था। ठीक, आगे है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल का ज्ञान। जीविकोपार्जन एवं कला कौशल ज्ञान का मतलब यह है कि उस समय ज्योतिष विज्ञान, सर्प विद्या, ठीक है, हस्तकला, कताई बुनाई इत्यादि का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो यह भी शिक्षा का उद्देश्य था कि बालक जो है वह जीविकोपार्जन और कला कौशल का ज्ञान उसके अंदर हो जाए, जिससे कि वह अपना गृहस्थ जीवन आसानी से सुख में बिता सके। आगे है नैतिक व साहित्यिक विकास। ये तो हर प्रकार शिक्षा का उद्देश्य होता है, आज के समय भी यही उद्देश्य है। संस्कृति का संरक्षण व विकास, कि जो हमारी संस्कृति है वह बनी रहे, चूँकि हमारे ऊपर अंग्रेज ने राज किया, मुगलों ने भी राज किया, तुर्कों ने भी राज किया, अफगानियों ने भी राज किया, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी अछूत है। क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति और संरक्षण का विकास का ज्ञान हमें वैदिक काल से दिया जा रहा है कि अपने संस्कृति और सभ्यता को हम कैसे बनाए रखें, ठीक, कैसे इसका विकास करें। आगे है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध व पालन। वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसका एक उद्देश्य यह भी था कि सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का बालक को ज्ञान कराया जाए कि उसके क्या कर्तव्य हैं। सामाजिक कर्तव्य जैसे कि मैंने बताया कि देव ऋण पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना, समाज में उसके जो उत्तरदायित्व हैं, पिताजी बन के, चाचा जी बन के उसका निर्वहन करना, और राष्ट्रपति क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, राष्ट्र के हित में अगर प्राणों का बलिदान भी करना हो तो कर देना चाहिए, ऐसा उसको ज्ञान कराता था और पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था यहाँ पे आज समाप्त होती है। अगले क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन और पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की तुलना करेंगे और वैदिक कालीन गुरुकुल व्यवस्था तथा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो अच्छी लगी क्लास तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को शेयर जरूर करिए, जिससे कि सभी तक हमारी इस क्लास का लाभ पहुँच सके। ठीक है, इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।